हम्म, right. हम्म, हम्म, ओके। प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं? लो, साउंड प्रॉपर, साउंड चेक, साउंड क्लियर, साउंड क्लियर। हेलो, हेलो, हेलो। ओके, साउंड क्लियर, राइट। साउंड क्लियर आ रहा है? कमेंट में आंसर दीजिए। साउंड क्लियर, ओके। राइट, राइट, राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा चौरसिया उत्कर्ष इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं महाटेट बैच 2026 की, जिसकी आज ये दूसरी क्लास है। महाटेट बैच 2026 ये हमारे एमसीक्यूज की दूसरी क्लास है। लेकिन क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे महाटेट बैच 2026 के बारे में, है ना। महाटेट बैच 2026 में अगर आप इनरोल होते हो तो आपकी जो फीस है, सिर्फ पेपर 1 के लिए जो आपकी फीस रहेगी, पेपर 1 के लिए जो फीस है आपकी, वो सिर्फ कितनी है? 1499 रहेगी। कौन सी रहेगी? 1499 रहेगी। और पेपर 2 की जो फीस है वो भी 1499 रहेगी। लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए संयुक्त रूप से जुड़ते हो तो जो आपकी फीस है वो 1999 रहने वाली है। अब चूंकि आपको पता है, आपने पहली स्लाइड देख ली है ना। क्या देखा है आपने? आपने देखा है हिंदी की ये कौन सी क्लास है? पीवाईक्यू एनालिसिस पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब आज ये हमारी दूसरी क्लास है एमसीक्यूज की। किसकी? हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा मैं पढ़ाने वाला हूं, तो याद रखना है आपको, ठीक है। फिर से हम बात करेंगे अगेन उसी पे कि बैच पहले स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हो चुके हैं? बैच 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी लेक्चर्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बैच ज्वाइन करने का फायदा क्या है? क्योंकि इसकी वैधता, जो इसकी वैलिडिटी या काल अवधि या वैधता है, वो पूरा कितना है? 1 साल है। 1 साल तक जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी कंटेंट रेडी किया जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएंगी, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। क्लियर है बात? सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पर जाने से पहले आपको बता दूं थोड़ा सा और डिटेल कि आपको पढ़ना क्या क्या है अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पहला है सब्जेक्ट जो है वो सामाजिक सामाजिक शास्त्र, दूसरा पढ़ेंगे हम परिसर अभ्यास, तीसरा पढ़ेंगे गणित भूमति, चौथा पढ़ेंगे मराठी अंग्रेजी, एंड पांचवा बाल मानस शास्त्र, छठवां सामाजिक विज्ञान और सातवां हिंदी। हिंदी स्वयं मैं कृष्णा पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है बात? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? प्रॉपर साउंड आ रहा है प्रॉपर की नहीं? साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं? कमेंट में आंसर दीजिए प्लीज। साउंड प्रॉपर आ रहा है और नहीं? साउंड प्रॉपर आ रहा है? ओके, ओके। तो हम बात कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अब हम एमसीक्यूज पे पढ़ेंगे और पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या रहने वाला है?
इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो लोग ज्वाइन कर लिए प्लीज थंबनेल करिए, प्लीज थंब करिए, थंब। वेलकम टू लाइव, राइट राइट। ओके, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? इत्यादि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य, अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो कौन सा होगा? इत प्लस आदि बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। इति प्लस आदि, यही करेक्ट होगा। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इसका सही संधि विच्छेद होगा। किसका? किसका? इत्यादि का। अब बात करें चलो संधि विच्छेद, तो आपको पता चल गया। संधि विच्छेद पता होने के बाद, गुड मॉर्निंग आकाश, अक्षय, सॉरी अक्षय जी, राइट। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। इति प्लस आदि, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इत्यादि बना है इति प्लस आदि से। अगर मैं इसकी बात करूं इसके विग्रह की, तो विग्रह में हमने पढ़ा ये क्या है? संधि विच्छेद है। तो संधि में क्या बताया था हमने कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मेल करता है। क्या बताया था मैंने परिभाषा में? परिभाषा क्या होती है संधि की? संधि की पहले परिभाषा देखेंगे और बाद में आगे की चीजें। संधि की परिभाषा होती है पहले शब्द का आदि, या सीधा बात करें तो वर्णों का मेल, है ना? कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। वर्णों का मेल, वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। दो वर्ण मिलते हैं, लेकिन संधि जो होती है वो दो शब्दों से मिलकर बनती है। जैसे इति प्लस आदि किससे मिलके बनी है? इति प्लस आदि। अब इति एक शब्द हो गया और दूसरा शब्द हो गया आदि। इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ती है। बड़ी ती, छोटी ती है सॉरी, और छोटी ती में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। फिर लगा है प्लस, प्लस लगा दिया। इसके बाद कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है। और बना क्या है? इति प्लस आदि से बना क्या है? इत्यादि, मतलब या बना है। अब बताइए या कौन सी संधि में आता है? या कौन सी संधि में आता है? बोलिए, या कौन सी संधि में आता है? या आता है कौन सी संधि में आता है? बोलिए, यण स्वर संधि। कौन सी में आता है? यण स्वर संधि में आता है। यण स्वर संधि। अब आपको पता होना चाहिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि टोटल 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है, जिसमें से एक होता है यण स्वर संधि। और कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। क्लियर है बात की नहीं? ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा नीलकंठ में? नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। छह जी, कौन सा होगा? कौन सा होगा? अक्षय जी बोलिए, रिप्लाई कीजिए, कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? तो देखिए, नीलकंठ, नीलकंठ का अगर हम समास है, समास है मतलब ये सामासिक पद हो गया। ये चूंकि सामासिक पद है, तो अगर मैं इसका विग्रह करूं नीलकंठ का, तो नीलकंठ का विग्रह क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, है ना? नीला है कंठ जिसका। अगर कंठ ऐसा नहीं लिखेंगे, कंठ का जो करेक्ट फॉर्मेशन है वो ऐसा होगा, नीला है कंठ जिसका। वो कौन है? नीला गला। कंठ मतलब क्या है? यहाँ पे गले से है। किसका गला नीला है? शिव जी का, है ना? कौन से हैं? भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव है। तो यहाँ पे नीलकंठ मतलब जब शब्द अपने अपने अर्थ से हटकर कोई अर्थ दे रहा है, कौन सा? नीलकंठ कौन है? शिव है। जब कोई शब्द अपने अर्थ से हटके कोई नया अर्थ देता है, तो वहां पे समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद होता है? द्वितीय पद प्रधान, या सेकंड लिख सकता हूं, है ना? सेकंड पद कौन सा होता है? प्रधान होता है। सेकंड पद प्रधान होता है। अगर द्वंद्व समास की बात करूं, तो द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं।
दोनों पद प्रधान होते हैं। अब पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए समास ही क्या होता है। तो समास क्या होता है, सम प्लस आस से मिलकर बना होता है, अर्थात संक्षिप्त शब्द। जब हम किसी उक्ति को एक छोटे या एक शब्द के रूप में बता सकते हैं तो उसे ही हम उस शब्द को क्या बोलते हैं, हम समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6। कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं। अब 6 प्रकार में तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि और अव्ययी तो यही लिखा है। बचा कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु समास और कौन सा बचा है, कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास बचे हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुब्रीहि की। तो बहुब्रीहि क्या देता है, बहुब्रीहि में शब्द जो है वो एक अन्य अर्थ देता है। शब्द अन्य अर्थ को अन्य अर्थ दर्शाता है, अन्य अर्थ दर्शाता है, या विशेष अर्थ भी लिख सकते हैं। अन्य अर्थ दर्शाता है मतलब अपने अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ दर्शाता है। क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास जब हमने पढ़े थे, मैंने क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका तो छोटा सा है, 6 शब्द याद कर लो तो आपको बन जाएगा। किसी शब्द के अंत में अगर प्रारंभ में, अंत नहीं प्रारंभ, किसी शब्द के प्रारंभ में यदि आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर मिल जाए तो उन शब्द में हमेशा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यहां पे बात करेंगे, हम बात करें किसी भी शब्द, जैसे हम प्रति की बात करें तो प्रति से कौन सा बनता है, प्रति से बना प्रतिदिन। तो हमें पता चल गया कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगर हम बात करें यथा, यथा की बात करें तो यथाशक्ति, जैसे हम बात करें यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है अपनी शक्ति के अनुसार। जैसे लोग बोलते हैं ना, अपना सामर्थ्य है तो ही काम कीजिए, अगर आप में इतनी क्षमता है तो ही काम कीजिए। तो यथा का मतलब होता है अपने अनुसार, आपकी क्षमता है तो ही अपना इतना काम कीजिए। क्लियर है बात। आपको साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट में बता दीजिए, साउंड क्लियर और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। अब हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन बात कर रहा है किसकी, ऊष्म, और साथ में क्या कर रहा है, व्यंजन। तो पहले तो आपको व्यंजन पता होने चाहिए, व्यंजन कौन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, बोलिए व्यंजन कितने होते हैं, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 35 होते हैं कि 33, 37, कितने होते हैं, बोलिए, रिप्लाई करेंगे आप लोग, कितने होते हैं, कितने होते हैं। हम बात करेंगे लाइन से तो हमें पता चल जाएगा, पहले हम ये छोड़ देते हैं व्यंजन होते कहां कहां से स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, 5 स्पर्श व्यंजन, है ना, 5 वर्ग होते हैं। कौन से होते हैं, पहले स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25 हो गए कि नहीं। फिर स्पर्श व्यंजन के बाद कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। अंतस्थ के बाद क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन। कौन से, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4। और संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। नेक्स्ट होते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, 2 व्यंजन होते हैं। अब यहां से टोटल मिलाइए कितना हो गया, 25 एंड 4 29, 29 एंड 4 34, सॉरी 33, 34 प्लस 4 30, कितना हो गया, 25 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39, टोटल कितने हो गए, 39। मतलब लेखन के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो टोटल 39 व्यंजन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऊष्म व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, का वर्ग से लेकर, का वर्ग से लेकर का वर्ग से लेकर पूरे कौन से वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। कहां तक, पा वर्ग तक। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, है ना, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, सा, सा, सा और हा। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। द्विगुण व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, णा और णा। ये कौन से व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन अब बता दो। अब तो दिख गया है भाई साहब कौन से होंगे, यहाँ पे लिख के भी बता दिया ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब क्या होता है बताइए। तत्सम का शब्द हमने जब क्लास में पढ़ा था तो मैंने क्या बताया, तत्सम का मतलब होता है उसके समान। किसके समान? उसके समान। उसके समान अर्थात किसके? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, ऐसे ही पढ़ा था ना परिभाषा में। यहां पे कहीं दिख रहा है निम्न में से तत्सम शब्द, तो देखिए आग, आग तो क्या है? तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो क्या होगा? अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि होगा। घृत, बिल्कुल राइट, घृत ही हमारा आंसर होगा। घृत का तद्भव होता है, ये तत्सम है, और घृत का तद्भव क्या होता है? घी होता है। क्या होता है? घी होता है। ऊंट का क्या होता है? ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ होता है। अगर घर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रह। ये तत्सम है और ये तद्भव है। ये क्या है? तत्सम है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। क्लियर है बात? तो आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ये वाला, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे तत्सम है, बाकी सभी क्या है? तद्भव है। आग भी तद्भव है, ऊंट भी तद्भव है, और घर भी क्या है? तद्भव है। क्लियर है बात? कमेंट में आंसर जरूर देना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बोलिए, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। कमेंट में आंसर जरूर देना है ना, आंसर जरूर देना है। कौन सा उपसर्ग में, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? कौन से शब्द में? अत्यंत शब्द में। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बोलिए जल्दी, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? जल्दी बताइए, कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सेवा मलिक, सी, अत्य, बिल, नहीं नहीं नहीं, गलत। थर्ड तो नहीं है, और बताइए, और कोई, और कोई, और कोई आंसर, और कोई रिप्लाई, और कोई रिप्लाई? तो क्या है? अत्यंत जो शब्द है इसमें अति क्या उपसर्ग होगा? अति प्लस अंत। आंसर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? अति प्लस अंत, अत्यंत। अब इसका तरीका बता देता है। अति प्लस अंत ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम अत्यंत। क्या बोलेंगे? अत्यंत। अब देखो, अगर आप याद रखना है, अगर व्यंजन यहां पे क्या है? छोटी ई की मात्रा है कि नहीं? ती में, सॉरी बड़ी ई लिख जाता है बार बार। ती में किसकी, ता में किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। राइट राइट राइट, करेक्ट आंसर डी करेक्ट होगा, है ना? डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे कौन सा है? अनुस्वार लगा हुआ है। अगर ऐसा है तो इसके साथ जो शब्द है वो क्या बन जाता है? हलंत के साथ आधा। ता का आधा ता लिखा है, ता के साथ हलंत लगाने का मतलब भी क्या होता है? वही होता है। या तो आप आधा ता लिखो या फिर ता के साथ हलंत लगा दो तो भी वही बना जाता है। ता है और आ का कन्वर्ट किसमें हुआ? या में। अब चूंकि अनुस्वार लगा था तो इसी पे क्या लग गया? अनुस्वार। तो इसको जब कंबाइन तौर पे लिखा हमने तो बन गया ये इस तरीके से, आधा ता और यम, और पीछे चिपक गया ता और आगे लगा रहा आ, तो बन गया अत्यंत। क्लियर है बात की नहीं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए, आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट में रिप्लाई करना है सबको, रिप्लाई जरूर करना है। बोलिए कौन सा होगा? कौन सा होगा? रिप्लाई करना है आपको, एक्टिव जरूर बनना है। आप लोग एक्टिव नहीं होगे तो एग्जाम ऐसे नहीं निकलेगा। आप सोचेंगे बस सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, सुनने से एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकलता है एक्टिव होने से। समझ रहे हैं ना? आप बोलोगे यहां से देखोगे तो मुझे वहां जाना है, सिर्फ सोचने से नहीं पहुंच पाओगे, आपको रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब आप जरूरी है, आपके रास्ते में ट्रैफिक भी तो मिलेगा ना आपको, मतलब आपसे गलतियां होगी। जो ट्रैफिक है वही आपकी गलतियां होती हैं। तो ट्रैफिक होने से ये तो नहीं होता मतलब कि हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही होता है कि गलतियां होने का मतलब भी ये नहीं होता है कि हम आगे नहीं बढ़े, हमको आगे भी बढ़ना है। ठीक है, आगे भी बढ़ना है और वहां तक पहुंचना भी है। तो उसके लिए जरूरी क्या है? पार्टिसिपेट करना। आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बोलिए, आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा? बोलिए, रिप्लाई करेंगे, आवाहन का विलोम क्या होगा? अब यहाँ पे बात कर रहा है विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा या अपोजिट, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे अपोजिट। तो आवाहन का मतलब होता है बुलाना। आवाहन का मतलब क्या होता है? बुलाना। जैसे बोलते ना गड़े, जब हमारे यहाँ मंत्र, जब हमारे यहाँ क्या पूजा वगैरह होती है, आपके यहाँ पूजा अर्चना चलती है, तो पंडित जी बोलते हैं हम उन देवता का आवाहन करेंगे, हम देवताओं का आवाहन करेंगे। पिक्चर्स वगैरह आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना? मूवी में बोलता है बारिश नहीं हो रही है तो हम किसका? इंद्रदेव का आवाहन करेंगे, वो वर्षा कराएंगे। तो आवाहन का मतलब होता है किन्हीं को बुलाना, संबोधन के साथ, सम्मान के साथ।
तो विलोम निकालना है तो बुलाने का मतलब क्या होगा, किसी को भगाना, भगाना मतलब विदाई करना, तो विदाई करने का संबंध, अब चूंकि हम आवाहन कर रहे हैं मतलब सम्मानजनक होगा, है ना। तो ऐसे ही जब हम विदाई करेंगे तो गणेश जी की हम विदाई नहीं करते, उनको क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। इसलिए शब्दों को हमें याद रखना है कि आवाहन के साथ किसका होगा, विसर्जन। आवाहन का अपोजिट क्या होगा, विसर्जन। शब्दों को समझना है, क्योंकि देखो अर्थ वही है, विसर्जन और विदाई सेम होता है, लेकिन बात हो रही है किसके संदर्भ की। हम आवाहन कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, देवी देवताओं का करते हैं, देवी देवताओं का करते हैं, तो हम विसर्जन भी किसका करेंगे, देवी देवताओं का ही करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? करेक्ट, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, विसर्जन। ठीक है, आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव कहां लिखा है, आविर्भाव कहां लिखा है, तिरोभाव लिखा है। निर्मला जी हिंदी की कौन सी बुक लेना चाहिए? हिंदी की आप बुक टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन से जुड़े हैं तो आपको प्रॉपर यहाँ पे ही उपलब्ध आपको सभी चीजें मैं करा दूंगा। डरने की बात बिल्कुल नहीं, आप सोचिए मत। आप देखिए बुक्स परचेज करेंगे, आपको बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। अब चूंकि आप क्लास पहले से देख रहे हैं, देखिए आपका बैच ज्वाइन करने का या फिर ये लेक्चर देखने का पर्पस क्या है, पहले तो आप ये माइंड सेट कर लीजिए। आपका लेक्चर देखने का मतलब होता है कि आपको जो बुक्स पर पढ़ने पर अपना दिमाग लगाना है वो दिमाग ना लगाना पड़े, और मैं चीजों को समराइज कर दूं आपके सामने ताकि आप वो आसानी से समझ सकें। वही टाइम कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए तो आप ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो बुक से पढ़ना है लेकिन अभी नहीं, पहले आप एक बार ये लेक्चर ले लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप लेक्चर से ही नोट्स बना लेंगे ना तो आपको, मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं इतने सारे प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपकी बुक्स में भी आपको 40 से 50 एमसीक्यूज मिलते हैं, 40 to 50, इससे ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं देते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे ही करा रहा हूं ना, मैं तो यहीं पे आपको 30-40 क्वेश्चन डेली करा ही रहा हूं। और इवन अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप अगर क्लास ज्वाइन पहले किए हो तो आपने देखा होगा एप्लीकेशन पर जो वीडियोस डले हैं उसमें देखिए आप कितने सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम डेली। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ बना के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। और हमेशा याद रखिए जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं तो वही क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होते हैं या फिर उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हम वही पढ़ रहे हैं, तो अलग से टेंशन नहीं लेना है पढ़ने के लिए। क्लियर है बात? समझ में आई बात आपको? मेरा कहने का मतलब भाषण देना नहीं है, आपको लेक्चर देना नहीं है, बस समझाना है कि देखिए आप किताबें खरीद लेते हैं, आप लोग रख लेते हैं, मतलब नहीं है। जरूरी है उनको टाइम से पढ़ना। तो भाई क्यों ना हम खुद अपने नोट्स बना के पढ़ें। अगर आप अपने नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपको अलग से मार्केट की चीजों पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो मिल जाएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। समझ में आई बात? आंसर कौन सा? विसर्जन। ठीक है, अगर आवाहन होगा तो विसर्जन होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास का 7 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, पढ़े ना आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द, बोलिए कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, जलद, पंकज और सरोज, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी, जलद। जलद के जा, ओके। और कोई रिप्लाई? जलद। देखिए राजीव की बात करेंगे, कमल को हम राजीव भी बोलते हैं। जलद का मतलब क्या होता है? जल को धारण करने वाला। जलद का मतलब होता है जल को धारण करने वाला। धारण करने वाला मतलब क्या है? जल को धारण कौन करता है? बादल या फिर मेघ करते हैं। क्या है? मेघ भी बोलते हैं या फिर बादल बोलते हैं। तो भाई जब जल को धारण करने वाला बादल या मेघ होता है तो क्या मेघ या बादल का पर्यायवाची कमल है? नहीं है। मतलब यही शब्द इसमें गलत है। अब यहाँ पे अगर एक शब्द गलत है तो 3 सही भी तो हैं। आपको तीनों को याद भी रखना है। देखो एमसीक्यूज करने में ना आप सोचोगे कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं जल्दी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यूज में अगर आप तरीके से पढ़ते हो तो आपके यहाँ पे कंसेप्ट भी मेक होते हैं, आपके कंसेप्ट भी बनते हैं, और कंसेप्ट मेकिंग के साथ साथ क्या होता है, आपकी आधी चीजें यहाँ पे कवर होती है। जैसे अब आपको पता था कि कमल का पर्यायवाची नहीं अगर याद है तो आज यहाँ पे आपको याद भी हो जाएंगे। कैसे? आपने जब आप कमल पढ़ोगे तो आप यहाँ के 4 ऑप्शन भी तो रीडिंग करोगे कि नहीं करोगे? आप ये क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको याद तो होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियस बात है। मतलब क्योंकि भाई पढ़ने का मतलब ही होता है याद करना। हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम याद हो जाए। तो अगर आप इनको बोलोगे, ओरली बोलोगे तो याद हो जाएंगे। तो कमल का पर्यायवाची जलद तो नहीं है। अगर जलद नहीं है मतलब ये राजीव हो गया, ये पर्यायवाची है। पंकज पर्यायवाची है और सरोज भी क्या है? जलद का कमल का पर्यायवाची है। एक और शब्द होता है, वो होता है जलज। क्या होता है? जलज। जलज मतलब होता है जल में उत्पन्न। क्या लिखेंगे?
जल में उत्पन्न। तो जल में उत्पन्न कौन होता है? कमल ही होता है। मतलब ये सही पर्यायवाची है इसका। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, आ गई होगी। जलद का बादल, राइट राइट राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए। अगर आपने क्लास पढ़ी है, विशेषण पढ़े हुए हैं, मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया भी करवा दी है, तो आपको 4 चीजें तो आपकी कंप्लीट हो गई। बचा सिर्फ एक अव्यय है। अव्यय भी आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं मिठास की, तो मिठास उन्हीं शब्दों में से। अब मैंने आपको देखिए हिंट भी दे दी है कि अव्यय बचा हुआ है, ये अव्यय नहीं है, अब 4 में से है, या तो संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है। आप बताइए कौन सा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलिए कौन सा होगा? निर्मला, निर्मला जी का, ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आंसर देना है आप लोगों को, आंसर जरूर देना है। जितना ज्यादा आप रिप्लाई करेंगे, गलत करिए लेकिन करिए जरूर। इससे फायदा क्या होगा, आप एक्टिव रहेंगे, आपको पता चलेगा। पता है आपको एक चीज पता होगी, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपने जिंदगी में इतने सारे ट्रेवलिंग की होंगी कि नहीं? आपने बहुत सारी जर्नियां की होगी। आपने इतनी सारी जर्नी की, आपको याद कौन कौन सी है पहले बताओ? आपको कौन कौन सी जर्नी याद है? नहीं, आपको सब जर्नी याद नहीं होगी, लेकिन आपको वो जर्नी जरूर याद होगी जिनमें आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुए होंगे। समझ रहे हैं ना? कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं बोल रहा हूं, इंसिडेंट बोल रहा हूं। ठीक है, दुर्घटना नहीं बोल रहा हूं, घटना की बात हो रही है। कुछ ऐसे जर्नी होंगी जिसमें आपको साथ कुछ इंसिडेंट हुए हो जो आपको याद हो। तो इंसिडेंट ही गलतियां होती हैं, याद रखना। हमेशा हमें वही चीज ज्यादा याद रहती है जो हमने गलती करके सीखी होती है। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि गलती से हमें पता चलता है कि आज ये हो गया है और ये गलत है। अब मतलब ये तो पता चल गया कि मुझे ये नहीं करना है, बाकी और चीजें करनी है, लेकिन ये नहीं करना है क्योंकि ये गलत है। तो इसलिए बोल रहा हूं पार्टिसिपेट करना आपका बहुत जरूरी है। कौन सा होगा मिठास शब्द में? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। भाई मीठा, मीठा शब्द जो बना है वो किससे बना है? मीठा से बना है कि नहीं? मीठा से, पहले ये बात समझो, मीठा से बना है। अगर मीठा है तो क्या मीठा व्यक्ति है? किसी व्यक्ति का नाम मीठा है क्या? अरे पागल हो क्या? व्यक्ति मीठा नहीं होता। आजकल कुछ सुना है, लड़के वड़के मीठे होने लगे हैं, बोलते हैं मीठा है क्या तू, है ना? इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक है, नहीं है। भाई मीठा कोई जाति है क्या? जाति थोड़ी होती है भाई, मिठाई मिठाई होती है। लेकिन भाव है क्या? भाव है क्या, बताइए? मिठाई भाव है क्या? हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं मिठास की। तो मिठास तो एक भाव ही है। जैसे आपके अंदर मिठास है, आपकी भाषा में मिठास है, बोलते हैं ना आपकी भाषा में मिठास है, मतलब आप मधुर बोलते हो। आपकी भाषा में मिठास है मतलब भाव में मिठास है, आपके बोलने के एक्सप्रेशन, भाव में मिठास है। तो यहाँ पे होगा आंसर क्या? भाववाचक संज्ञा। आंसर सी करेक्ट होगा। क्लियर है बात? कौन सा करेक्ट होगा आंसर? आंसर सी करेक्ट होगा। समझ में आई बात? आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ हो, बताओ। अब जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो अद्भुत होगा, या अप्रत्याशित होगा, या अनुपम होगा, या फिर अभूतपूर्व होगा? चलिए बताइए जल्दी, कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा करेक्ट? बोलिए कौन सा आंसर रिप्लाई करेंगे, कौन सा होगा? बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा करेक्ट होगा? रिप्लाई करना है, रिप्लाई करना है। डी 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 डी, राइट राइट राइट। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभूतपूर्व होता है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभूतपूर्व होता है। अद्भुत क्या होता है? अचानक होने वाला, अचानक होने वाली चीज अद्भुत है यार, अद्भुत है यार ये तो, है ना? अप्रत्याशित, जो प्रत्याशित ना हो, प्रत्याशित मतलब जो निश्चित ना हो, है ना? जो निश्चित नहीं है वो अप्रत्याशित है। या जो प्रत्याशित नहीं है, सीधा बोलेंगे तो जो प्रत्याशित ना हो, जो प्रत्याशित ना हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। अनुपम का मतलब क्या होता है? जो अत्यधिक सुंदर हो। जो अनुपम हो मतलब सिर्फ एक ही हो, सबसे ज्यादा अच्छा हो। सबसे ज्यादा अच्छे को क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। और अभूतपूर्व का मतलब होता है भूतकाल में या पूर्व में जो चीज नहीं हुई हो उसे बोलेंगे हम अभूतपूर्व। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब फिर से बात करेंगे हम बैच के बारे में।
बैच के बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको क्लासेस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको इसी बार का टेट क्लियर करना है तो बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बैच सिर्फ आप माने तो सिर्फ महाटेट है, लिखा हुआ महाटेट 2026 है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके बहुत सारे एग्जाम कवर होंगे, आपके अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमें अब उस एग्जाम के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने की बात है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमें अमाउंट देना पड़ेगा फिर हमें ज्वाइन मिलेगा। देखिए, आप एक बार अमाउंट दे रहे हैं ना तो आप एक बार में एग्जाम कोर्सेज, आपको अमाउंट देने के बारे में जितना सोच रहे हैं ना उतना आपको एग्जाम निकालने के बारे में सोचना चाहिए, है ना। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें एग्जाम फिर पैसा लगेगा, नहीं निकला, क्यों नहीं निकलेगा भाई, अमाउंट दो, फिर निकालना आपके ऊपर है ना, आप पढ़ोगे तब ना निकलेगा एग्जाम। हमारे पढ़ाने से एग्जाम नहीं निकलेगा, आपके पढ़ने से एग्जाम निकलेगा। हम क्या है, एक माध्यम है, एक गाइडेंस है आपके लिए, एक रास्ता है जिसके साथ आपको चलना है, आपका एग्जाम निकलेगा। मैं बोल रहा हूं आपका लैंग्वेज हिंदी तो निकलेगा ही निकलेगा, मैं बोल रहा हूं निकलेगा। तो आपको ज्वाइन जरूर करना है, बात समझ में आ गई। तो आपको बैच ज्वाइन करना है, कौन सा, महाटेट बैच 2026। कौन सा ज्वाइन करना है यह आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ पेपर 1 ज्वाइन करेंगे तो जो आपकी फीस है वो 1499 होगी, और अगर आप सिर्फ पेपर 2 ज्वाइन करेंगे तो भी आपकी फीस 1499 रहेगी। लेकिन अगर आप पेपर 1 और 2 संयुक्त रूप से ज्वाइन करेंगे तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 1999 रहेगी। क्योंकि बैच पहले से स्टार्ट हो चुके हैं तो उसके लिए भी डरने वाली जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी कंटेंट पहले बन चुका है वो आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें लाइव पढ़ना है तो उसमें लाइव क्लासेस भी आगे चलेंगे ही चलेंगे। क्लियर है बात। तो आपको इंटीमेट होने का भी, इंटरेक्शन का भी आपको बिल्कुल बराबर मौका मिलेगा। क्लियर है बात की नहीं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, आंखों का तारा होना। मुहावरे पढ़े होंगे आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं पढ़े वो अभी पढ़ लेंगे। मुहावरे, आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए, ऑप्शन का आंसर दीजिए। आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बहुत कमजोर होना, बहुत प्रिय होना, आंखों की बीमारी होना, या दुश्मन होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट 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 राइट, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना, बहुत कमजोर होना मतलब कायर होना, आंखों की बीमारी होना, आंखों की बीमारी मतलब क्या है, परेशान होना, या फिर दुश्मन होना भी वही होता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। कवित्री, कवियत्री, 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 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलिए। राइट राइट, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बोलिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कौन सा होगा, कवियत्री आंसर होगा। कौन सा होगा, कवियत्री। कवियत्री स्त्रीलिंग है, किसका, कवि का, किसका, कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था समास का, उसमें मैंने बताया था कि अगर प्रति शब्द किसी दूसरे शब्द के आगे लगा हुआ है तो वहां पे समास कौन सा होगा, वहां पे बिना सोचे समझे आंखें बंद करके भी लगा सकते हो, लेकिन आंखें बंद करके गोल नहीं भरना है, आपको गोल नहीं भरना है, सर्कल नहीं भरना है, आंखें खोल के ही टिक करना है। यहाँ पे आंखें बंद करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, आपको आंखें खोल के ही टिक करना है, ठीक है ना। क्या कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास की अगर परिभाषा जाएगी तो क्या होगा, शब्द के प्रारंभ में आपको या तो अनु, या आ, या प्रति, या भर, या यथा, या आवत, या हर। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, ये शब्द मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिन के आगे क्या लिखा है, प्रति लिखा है। प्रति हमें हमारे शब्दों में है क्या, बिल्कुल है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। दूसरी इसकी एक और विशेषता क्या होती है, इसमें क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा, प्रथम पद प्रधान होता है। चूंकि समास दो पदों से मिलकर बनता है, आपको पता है ना, समास दो पदों से मिलकर बनता है, दो पद होते हैं। अब इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, तो द्वितीय पद किसमें होता है, उत्तर पद में। उत्तर पद किसमें प्रधान होता है, तत्पुरुष में। समझ में आ रही है बात, किसमें होता है, तत्पुरुष में। क्लियर है बात, बिल्कुल राइट आंसर, राइट राइट। लड़का बहुत अच्छा लड़का बहुत चालाक है, इस वाक्य में चालाक शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। बताइए कौन सा है, लड़का बहुत चालाक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। करेक्ट आंसर कमेंट देना है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बोलिए। क्रिया विशेषण राइट है।
राइट राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। कौन सा आंसर होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बात कर रहा है लड़का क्या है, देखो लड़का है संज्ञा, ये क्या है? संज्ञा है कि नहीं है? ये संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है चालाक, मतलब ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये सॉरी, ये क्या है? चालाक है। चालाक मतलब क्लेवर है ना? अब चालाक की विशेषता बता रहा है कौन? बहुत, है कि नहीं? आपको समझ में क्या आया कि लड़के की विशेषता बता रहा है चालाक और चालाक की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि चालाक क्या, क्लेवर होना क्या है? ही इज वेरी क्लेवर, बोलते हैं कि नहीं? तो यहां पे क्या हो जाएगा? बहुत क्रिया विशेषण हो जाए। क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण होगा? बताओ यार, कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? ठीक है ना, क्रिया विशेषण राइट आंसर, राइट आंसर। क्लियर बात। नेक्स्ट देखेंगे, 9 2 11 होना। ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गणित सीखना, भाग जाना, एक साथ खड़ा होना और धोखा देना। रिप्लाई करिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 9 2 11 होना, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? भाग जाना, बिल्कुल राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भाग जाना करेक्ट होगा। क्लियर है बात। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। जब अच्छा कुछ आएगा तो मैं आपको ओरली बता दूंगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बी होगा। सी कैसे हो सकता है? एक साथ खड़े होना। 9 2 11 का मतलब होता है भाई साहब हाथ दबा, मतलब पैर चुपके से भाग जाना। चुपके से भाग जाना मतलब किसी को पता नहीं चलना और भाग जाना, इतनी स्पीड में भागना। ठीक है, जैसे चोर पुलिस को देख के 9 2 11 हो जाते हैं, बाइक वाले पुलिस वालों को देख के, ट्रैफिक पुलिस को देख के कैसे होते हैं? 9 2 11 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चालान कट जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, राकेश और भास्कर, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, बताइए कौन सा नहीं है? रिप्लाई करेंगे, कौन सा नहीं है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बोलिए जल्दी, कौन सा करेक्ट होगा? राकेश, ओके, सी ऑप्शन राकेश, राइट राइट राइट, बिल्कुल राइट। देखिए सूर्य का, अब मैंने क्या बताया, देखिए ऑप्शन पढ़ने का दो पर्पस क्या है। तो ऑप्शन का पढ़ने का पर्पस सिर्फ हमारी प्रैक्टिस करना नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ चीजें याद करना। यहाँ पे मोस्टली मैंने ऐसा बनाया है, नहीं क्यों पकड़ा है? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो सिर्फ एक शब्द कटेगा और बाकी तीन हमें रहना है। बाकी तीन रखेंगे तो बाकी तीन हम याद कर लेंगे। जैसे सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे राकेश नहीं है, तो पर्यायवाची हुए कौन? दिनकर भी होगा, रवि भी होगा और भास्कर भी होगा। अब ये चीजें हमें याद होगी, मतलब आज से हमें सूर्य के तीन पर्यायवाची तो याद हुए। कौन कौन से हो गए? दिनकर, रवि और भास्कर। बात समझ में आ गई ना? आपको समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या है? जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम पीवाई क्यू कर रहे हैं, उनको करने का पर्पस क्या है? समझ में आ रहा है ना? क्यों क्यों कर रहे हैं हम पीवाई क्यू? क्योंकि हमारा दो चीजें बनाना है हमको। सबसे पहले तो हमारी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस के साथ हमें यह भी पता चल जाए कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है। दूसरी चीज, हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ थ्योरी भी यहां से कंप्लीट हो जाए, कुछ कंसेप्ट भी हमारे बन जाएं जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेंगे। बात समझ में आ गई ना? राइट जी सविता जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा सा, आप लोगों के नेम वो थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है पढ़ने में, कोई इश्यू नहीं है, पढ़ लेंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, बताइए, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये शब्द मिला होगा एक जगह पढ़ने में। पढ़ा है, मौर्य साम्राज्य में आपको मिला होगा शायद ये पढ़ने में। मौर्य में मिला है या फिर कौन से साम्राज्य में? देखिए आप, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बाकी नेम याद है उसका जिसके लिए हम ये शब्द उपयोग करते हैं। आप बताइए कौन सा होगा? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश में इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अजात शत्रु, अजेय, शत्रुघ्न और मित्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल राइट, अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब शत्रु विनाशक होता है। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक, मतलब जिसने अपने सारे शत्रुओं को मार दिया हो वो शत्रु विनाशक होता है ना? अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। बिंबिसार को अजात शत्रु बोलते थे, अगर आपने पढ़ा हो, है ना, कहीं पढ़ा होगा। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक था। ये पुत्र था किसका? बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, है ना? शायद बिंबिसार का ही था, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा याद है। ठीक है, हम बात करेंगे अब अजय। अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके, जिसने सभी, जिसको जीता ना जा सके वो कैसा है? अजेय है। अजेय है, जो मर नहीं सकता वो अमर है, और जिसे जीता नहीं जा सकता वो अजेय है। क्लियर है बात?
नेक्स्ट हम बात करेंगे मैं अपना काम स्वयं करता हूं। इस वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है, बताइए। स्वयं की बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा होगा? रिप्लाई करेंगे, बताइए कमेंट में, रिप्लाई जरूर करना है। मैंने बोला ना गलत होगा चलेगा, लेकिन रिप्लाई जरूर करना है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आज के बाद ये गलती तो नहीं करेंगे हम, है ना। देखिए समझे बात की, कौन सा आंसर होगा? आंसर बी, निजवाचक। और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई रिप्लाई? और कोई? बिल्कुल आपको एक्टिव होना है, आपको क्लास में एक्टिव बिल्कुल होना है। आप जितना रिप्लाई करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। निजवाचक होगा, राइट, निजवाचक। अब बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना। अगर आपने क्लास में ली है तो भी पढ़ा होगा, और आप पहले से भी इतना तो पढ़े लिखे हो, आप लोग 6th क्लास से पढ़ रहे हैं उन चीजों को। ग्रामर है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज की ग्रामर आपने कब से पढ़ रहे हैं? आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। सबका नाम मतलब जो हमारे नामों की जगह शब्द उपयोग किए जाते हैं, हम अपने नाम की जगह जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कहते कि नहीं? उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब मैं अपने लिए स्वयं शब्द का उपयोग कर सकता हूं, कर सकता हूं, और स्वयं को ही हम निज बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम किया है? निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किया है। स्वयं के साथ साथ आप भी बात करेंगे तो भी क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम होता है। आप या आपका भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी है एक। तो ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं? यह, वह, ये, या वे, ये कैसे होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषों के बारे में बताएं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? आपने क्लास पढ़ी है, अगर आपने क्लास ली है तो पढ़ा होगा। ऑप्शन सी नहीं था, ऑप्शन ए करेक्ट, बी करेक्ट था, बी बी बी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है, निजवाचक सर्वनाम ही होगा। आंसर कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम ही होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, ये सब आपने सर्वनाम पढ़ के रखे हैं। अगर मैं ऑप्शन में, देखिए आप ये ज्यादा मत दिमाग लगाना, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे करूंगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने में 5 से 6 मिनट चला जाएगा। इसलिए जरूरी है आप क्लास ज्वाइन करो। क्लास ज्वाइन करेंगे और हम थ्योरी करेंगे, या थ्योरी के बाद जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है, और जो करेक्ट है वही पढ़ना है। आपको मेरे साथ पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप गलत रास्ते या गलत तरीके से ना पढ़ो, तभी तो आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ताकि हम आप लोगों को ऐसे बता पाए कि आप सही तरीके से पढ़ो, और ऐसे ऐसे पढ़ो तो आप डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। आप यहां वहां मत भटको। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखेंगे, महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट में आंसर देंगे। महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रिप्लाई करेंगे कमेंट में, कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? रिप्लाई करना है कमेंट में, आंसर बताइए। ए, बी, सी और डी। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महधन उत्सव, महीधन उत्सव, कौन सा होगा? कौन सा होगा? बिल्कुल राइट, महोत्सव का होता है महा प्लस उत्सव। क्या होता है? महा प्लस उत्सव। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें बड़ा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण। बड़ा, छोटा आ, बड़ा आ के बाद क्या आया है? ऊ आया है। और बना क्या है? इस पे किसकी मात्रा लगी है महोत्सव में? देखो, अब अगर मैं एक छोटा सा फंडा बता दूं ना आपको, तो शायद आप कभी नहीं भूलोगे। उसके लिए आपको बताता हूं। देखिए, जैसे महोत्सव लिखा मैंने, है ना, मैंने एक शब्द लिखा, मैंने लिखा यहां पे महा प्लस उत्सव। दिख रहा है ना? प्रॉपर दिख रहा है। इससे बना क्या है? महोत्सव। बना है कि नहीं बना है? अच्छा, अब एक चीज समझ लो, आपने ये चीज समझ ली तो आपको संधि कभी नहीं भूल पाओगे। आप एक चीज समझो, पहले देखो, चेक करो कहां पे चेंज हुआ है। चेंज कहां? देखो यहां पे माँ है और बनने वाले में भी माँ है, मतलब माँ तो सेम टू सेम रखा हुआ है। रखा हुआ है ना? माँ तो सेम टू सेम रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? आपको संधि याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से बना लोगे। अगर हम बात करें हा, हा में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पे बड़ा हा है और यहाँ पे हो है, मतलब यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ है, और इन दोनों ने मिलके यहाँ पे क्या बना दिया है? ओ की मात्रा बना दी है। अब एक चीज बताओ, ओ की मात्रा कौन सी संधि में आती है? कौन सी संधि में आती है? गुण संधि में आती है। किस में आती है? गुण में आती है। आती है कि नहीं आती है? गुण संधि में। तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी।
संधि को पढ़ने के लिए आपको विभाजन करना सीखना जरूरी नहीं है कि हर शब्द का आप रटते रहो। हर शब्द का आप रट नहीं सकते विग्रह। जैसे आपने पढ़ा साधु धन ऊर्जा, साधु ऊर्जा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिम प्लस आलय हिमालय, एक धन एक एक एक, है ना। जैसे आप अगर बात करेंगे, मैं लिखूं एक प्लस एक शब्द बता दिया, याद आ गया तो लिख देता हूं, एक प्लस एक लिखा, बना क्या, एक एक बना। अब बताओ इसमें कौन सी संधि होगी, आपको तो समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आ की मात्रा है और यहाँ पे एक ही मात्रा है। अब बना क्या है, बनाओ, यहाँ पे क्या बना है, कौन सा शब्द बना है, यहाँ पे तो अ की मात्रा लग गई, अ की मात्रा लग गई, अ की मात्रा लग गई। अ किसमें लगता है, सीधा सीधा दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे का था, यहाँ पे कै हो गया, मतलब यही चेंज हुआ है ना, यही चेंज हुआ है ना। अगर यही चेंज हुआ है, यही चेंज हुआ है, तो भाई साहब अ की मात्रा जो है वो किसमें आती है, किसमें आती है अ की मात्रा, बताइए किसमें आती है, वृद्धि में आती है। किसमें आती है, वृद्धि में आती है। आती है कि नहीं आती है, ये वृद्धि में आती है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि होगी क्या, बताओ पहले, नहीं होगी। भाई साहब ये समझो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मात्रा का मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मात्रा का मतलब नहीं है। अगर एक और एक मिलके एक एक हुआ है, एक एक हुआ है, तो अय मात्रा भी यहाँ पे जो बना है ना, वो प्रोनाउंसिएशन किसका आया है, अय का आया है। और अय में बनता क्या है, अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है कि नहीं होती है। तो ये चीजें भी आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। सिर्फ एक चीज को समझने से जरूरी नहीं, आपको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद देखना है कि यहाँ पे मात्रा ओ की है और यहाँ पे मात्रा आय की है। आय लिखा है, आय है ना, आय आय, इस तरीके से। क्लियर है बात। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दशानन में कौन सा समास होगा। सबने पढ़ रखा होगा, ये तो सबको ओरली पता होगा बिल्कुल। दशानन में कौन सा समास होगा, रिप्लाई करेंगे। दशानन में कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा, दिगु बहुब्रीहि तत्पुरुष और कर्मधारा है। कौन सा समास होगा, दिगु बहुब्रीहि तत्पुरुष और कर्मधारा है, कौन सा समास होगा, बिल्कुल राइट। दशानन कौन सा समास होगा, कौन दे रहा है, ए डी, नहीं यार, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं। समझिए, देखिए यही बात बोल रहा हूं कि हर चीज को ना पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज का एक कंसेप्ट बना लिया तो वही चलेगा। कभी कभी हमें एक चीज के लिए दो तीन कंसेप्ट बनाने पड़ते हैं, उन कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे दशानन की, यहां पे बात कर रहे हैं हम दशानन। दशानन, दशानन का हम विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने से पहले आपने क्या बोला, दिगु समास। आपको दिगु पढ़ा था आपने कि जहां पे संख्या लिखी जाएगी वहां पे दिगु होगा, जहां पे संख्या दिखे वहां दिगु लगा दो, इसलिए आपने दिगु लगा दिया। एक्चुअली आप गलत नहीं हो, लेकिन आप अधूरे हो। अधूरे मतलब आपने अपनी पूरी चीजें नहीं पढ़ी अभी उसमें। अब देखिए क्या था उसमें, है ना। दशानन, दस का मतलब होता है 10 है आनंद जिसके, क्या है, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके। 10 आनंद जिसके होते हैं वो कौन है, रावण है, महाधिपति रावण है। याद रखना, सम्मान के साथ नाम लेना है इनका, ये महाधिपति रावण है, मजाक नहीं है कोई। बहुत बड़े ज्ञानी बाबा थे ये, बहुत ज्ञानी थे। आज तक पृथ्वी पर इनसे बड़ा ज्ञानी पंडित कोई नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए, इनसे बड़ा ज्ञानी पंडित आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराणों में जो लिखा है ना, उसके हिसाब से इन जितना ज्ञान अभी तक पृथ्वी पर किसी को नहीं हुआ। ठीक है, तो 10 है आनंद जिसके। हमने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब कोई शब्द अपने अर्थ से कोई भिन्न अर्थ देता है लिखा है दशानन, लेकिन दशानन का अर्थ निकला है क्या, रावण। और जब कोई अर्थ अपने अर्थ से भिन्न अर्थ देता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। समझ में आ गई बात आपको, अब तो आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। अंधे की लाठी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल दिखाई ना देना, लाठी के सहारे चलना। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रिप्लाई करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रिप्लाई करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कमेंट करेंगे, कमेंट जल्दी 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 कमेंट करेंगे, कौन सा सही होगा। एकमात्र सहारा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। भाई साहब अंधा है आदमी तो उसके हाथ में सिर्फ एक स्टिक ही होती है, मतलब एकमात्र सहारा वही है। या फिर हम बात करेंगे एकमात्र सहारा मतलब एकमात्र पुत्र होना,
एकमात्र संतान होना, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, ये मैटर नहीं करता है। एकमात्र सहारे का मतलब है एकमात्र संतान होना। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, फिर पढ़ेंगे हम एक गद्यांश को। अब गद्यांश पढ़ लीजिए और आज के लिए हम यहीं पे एंड भी करेंगे, लेकिन हम पहले इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। अब गद्यांश एक बार आराम से पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़िए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, देखिए समझ लीजिए, वास्तविक उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों का विकास करना है। हाईलाइट कर लेंगे हम उन शब्दों को जो हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्तमान शिक्षा पद्धति अक्सर केवल सूचनाओं के संग्रह पर बल देती है। देखो, वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में कह रहा है कि यह केवल सूचनाओं के संग्रह पर बल देती है, जिससे विद्यार्थी का बौद्धिक विकास तो हो जाता है, मतलब बौद्धिक विकास तो हो रहा है, लेकिन उसका चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास पीछे छूट जाता है, मतलब ये नहीं हो रहा है। अनुशासन, धैर्य और परोपकार जैसे गुण शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए। तो शिक्षा के अभिन्न अंग कौन कौन से? अनुशासन, धैर्य और परोपकार, ये शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए। यदि शिक्षित व्यक्ति में संवेदनशीलता नहीं है, देखिए क्या नहीं है? संवेदनशीलता नहीं है, तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। मतलब उसके अंदर अगर संवेदनशीलता नहीं है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का बोध कराए। मतलब शिक्षा का होना ये मतलब मैटर नहीं करता कि सिर्फ आपने नौकरी ले ली, बल्कि शिक्षा वो है कि आप समाज में किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वही शिक्षा होती है, वही परवरिश भी होती है। बोध कराए और उसे एक क्या करे? श्रेष्ठ नागरिक बनाए। अब एक बार पढ़ लिया आप लोगों ने, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप देखोगे और बोलोगे। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? बताइए। अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्र करना शिक्षा का ये उद्देश्य है क्या कि सूचनाएं एकत्र करना? बिल्कुल नहीं है। हमने पढ़ा था, बिल्कुल नहीं है। केवल साक्षर होना, केवल साक्षर होना शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है क्या? नहीं है। जरूरी क्या है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य हमें अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करना, ये लिखा है। देखिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो हमें मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। क्लियर है बात? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बौद्धिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बताइए, बौद्धिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बताइए कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के पीछे जुड़ने, या हम बात करें पीछे जोड़े जाने वाले शब्द, पीछे जोड़े जाने वाले शब्द, पीछे जोड़े जाने वाले शब्द, जो शब्द पीछे जोड़े जाने वाले होते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। अब बौद्धिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बौद्धिक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। राइट राइट राइट। कौन है? बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, मीरा पाटिल। राइट राइट, बिल्कुल राइट, आप अच्छा आंसर दे रहे हैं। उमेश जी आपका भी राइट, ठीक है, राइट राइट, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे गद्यांश में व्यर्थ शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है? बताओ। तो व्यर्थ का मतलब क्या होता है? बेकार होना। व्यर्थ का मतलब बेकार होना। तो बेकार का हम अपोजिट निकालेंगे तो मतलब उपयोगी होगा ना। अब यहां पे देखो कौन सा शब्द उपयोगी को रिप्रेजेंट कर रहा है? निरर्थक नहीं कर रहा है, सार्थक। उपयोगी मतलब सार्थक। क्लियर है बात? तो व्यर्थ का मतलब क्या है? सार्थक। ठीक है, व्यर्थ का मतलब सार्थक। क्लियर है बात? व्यर्थ, ओके, सार्थक। ठीक है। उत्तरदायित्व शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, उत्तरदायित्व शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तरदायित्व शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा सही संधि विच्छेद? बताइए क्या होगा? उत्तरदायित्व शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए जल्दी, क्या होगा? क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रिप्लाई करेंगे। उत्तर प्लस दायित्व, बिल्कुल राइट, उत्तर प्लस दायित्व। देखिए अब एक चीज यहाँ पे मैटर क्या करती है, मैंने आपको बोला कि हम गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें गलत करनी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसे सीखा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें गलत करनी नहीं है और हमें कंटिन्यू सीखना है, जैसे अशुद्ध और शुद्ध शब्द, है ना, अशुद्ध और शुद्ध शब्द, ये अशुद्ध और शुद्ध शब्द में भी आता है और संधि विच्छेद में भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्लस दायित्व। आप गलत मत लिखो, इनको सही लिखोगे ना तो सही याद होगा, आप गलत लिखोगे तो गलत याद होने की संभावना है, लेकिन अगर आप उन गलत शब्दों को लिखोगे ही नहीं तो आपको बनेंगे ही नहीं, आपको बनेंगे हमेशा सही शब्द। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखेंगे, लेखक के अनुसार शिक्षा कब व्यर्थ मानी जाती है? जब विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो बेकार मानी जाती है। जरूरी थोड़ी है, पढ़ने वाले बच्चे भी फेल होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसा तो है नहीं पढ़ने वाले बच्चे, जितने भी पढ़ने वाले हैं सब अच्छे खासे बन जाए, नहीं, जरूरी नहीं, कहीं ना कहीं वो भी कहीं पर असफल हो सकते हैं। दूसरी बात, जब शिक्षा में सूचनाओं का अभाव हो, ये होता है क्या? जब शिक्षित व्यक्ति संवेदनशील ना हो तभी शिक्षा व्यर्थ मानी जाती है। हमने पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था ना, ये तो हमने पढ़ा भी था। देखिए ये पढ़ा था हमने कहां पे? भिन्न अंग, यदि शिक्षित व्यक्ति, ये पढ़ा था हमने यहां से, यदि शिक्षित व्यक्ति में संवेदनशीलता नहीं है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? समझ में आ गया ना? तो पढ़ा था हमने यहाँ पे। तो क्या आंसर होगा? जब शिक्षित व्यक्ति में संवेदनशीलता नहीं होती है तो वह शिक्षा उसकी क्या मानी जाती है? व्यर्थ मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे लोग बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं और आप लोगों को ऐसे ही रिप्लाई करना है। जितने अच्छे से आप रिप्लाई करोगे, जितना एक्टिव होगे बैच में, उतना ही ज्यादा क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा आगे जाएंगे। और कोशिश करिए कि यही एग्जाम निकालना है, आपको जरूरत नहीं है कि आप बैठे रहें, इस बार का नहीं निकला तो हम अगली बार ट्राई करेंगे। अगली बार क्यों ट्राई करना? हम अगली बार हम टेट नहीं सुपर टेट के लिए तैयारी करेंगे। अभी हम टेट निकालेंगे, अगली बार हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे। बात समझ में आ गई? जरूरी है आपका पार्टिसिपेट करना क्लास में। मेरा मोरल सिर्फ आपको ये है देने का, मेरा मोरल है बात को कहने का। देखो यहाँ पे फायदा क्या है ऐसे पढ़ने से? ऐसे पढ़ने से सबसे पहले तो आपके सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, छोटा छोटा करके, है ना, थोड़ा थोड़ा करके सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। दूसरी चीज, आपको यही पे याद भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे गलत भी बोल रहे हो तो आपका उसका आंसर सही में मिल भी रहा है। तीसरी चीज, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट भी बन रहे हैं और कुछ हमें पॉइंट्स भी मिल रहे हैं जिनको हम एज अ ट्रिक और एज अ नोट के तौर पर भी हम एग्जाम में उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, क्लियर है बात? तो आप क्या लिखें? लेखक के अनुसार शिक्षा कब व्यर्थ मानी जाती है? जब शिक्षित व्यक्ति में क्या ना हो? संवेदनशीलता ना हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? अनुशासन में अनु उपसर्ग हो जाएगा ना, अनु उपसर्ग हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। यहां तो ऐसे शब्द हैं जो देखने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अनु उपसर्ग होगा। बात समझ में आ गई? कौन सा उपसर्ग होगा? अनु उपसर्ग होगा, बिल्कुल राइट। नहीं नहीं नहीं, आ नहीं होगा, अनु होगा। अब देखो, अनुशासन जो शब्द है ना, शब्द बनाने का मतलब समझिए। उपसर्ग या प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय लगाए जाते हैं मूल में। तो अगर हम इसको अलग करते हैं, अनु प्लस शासन, शासन का एक निश्चित मीनिंग होता है। शासन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, बोलते हैं कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग भी बोलते हैं ना, शासन करना। देखो, जब हम शासन में, मतलब कि एक शब्द होता है, उस शब्द के आगे कुछ लगाने से हमें और एक अर्थ मिल जाता है, एक और अर्थ मिल जाता है, तो वह शब्द उपसर्ग कहलाता है। लेकिन उपसर्ग किसी शब्द के आगे या पीछे जोड़े जाते हैं। और मैंने वर्णमाला में पढ़ाया था कि वर्ड है, जो शब्द है, भाषा की सार्थक इकाई होती है। तो शासन सार्थक है, मतलब इसका एक मीनिंग निकलना है ना। सार्थक, शासन का मतलब हम यहाँ पे गवर्निंग करेंगे, शासन करेंगे, यहाँ पे अधिकार रहेगा, हमारे हिसाब से यहाँ कानून बनेगा, शासन करेंगे, इसलिए इसके आगे जो शब्द लगाएगा अनु। अगर आप आ लगाते हो तो आप बताओ क्या फिर बचा क्या है? अनुशासन। अब बताओ क्या इस शब्द का कोई मीनिंग है क्या? आप बताओ पहले, इस शब्द का कोई मीनिंग है? नहीं होगा। इसीलिए इसमें क्या आंसर होगा? आंसर हमारा करेक्ट होगा अनु, अनु करेक्ट होगा। क्लियर है बात? अनु करेक्ट होगा। ठीक है, अनु करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रेष्ठ नागरिक में श्रेष्ठ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बताइए श्रेष्ठ क्या है? अगर श्रेष्ठ को पता करना है तो उसके पीछे देख लो, पीछे क्या लगा है? नागरिक लगा है। नागरिक क्या है? संज्ञा है। नागरिक क्या है? संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक होगी।
जातिवाचक होगी, क्योंकि नागरिक कौन है भाई, लड़कियां भी नागरिक हैं, मैं भी नागरिक हूं, मतलब सब लोग नागरिक हैं कि नहीं है, बिल्कुल राइट है ना, अनुशासन होगा, राइट राइट राइट। आगे उपसर्ग होता है और शब्द के पीछे प्रत्यय, बिल्कुल राज पाटिल जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट, सही बोल रहे हैं आप, है ना, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। अभी मैं और भी चीजें बताऊंगा यार, आप लोग गजब लगेगा, आप लोगों की आप भी सोचोगे कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हम क्या पढ़ रहे थे और अब क्या मिल रहा है हमको। आप कोई एग्जाम नहीं बचेगा, अगर हिंदी आ रही है एग्जाम में ना तो आप आउट ऑफ लाओगे, अगर आप तरीके से पढ़ाई करोगे बस, तो समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रेष्ठ नागरिक में श्रेष्ठ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अगर ये संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले हैं, क्योंकि श्रेष्ठ नागरिक कौन से हैं, श्रेष्ठ, मतलब नागरिक की विशेषता बता रहा है ना श्रेष्ठ, और संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है, कौन बताता है, विशेषण बताता है, तो आंसर क्या होगा, विशेषण होगा, आंसर क्या होगा, विशेषण होगा। समझ में आई बात, तो श्रेष्ठ क्या होगा, विशेषण, क्योंकि नागरिक क्या है, संज्ञा है, नागरिक क्या है, संज्ञा है। अच्छा एक चीज और है, अभी मैंने क्या बताया, नागरिक से हमने श्रेष्ठ को जाना, अगर हम श्रेष्ठ से पकड़ लें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, जैसे मैंने लिखा श्रेष्ठ, हमें नहीं पता कि ये संज्ञा है क्या है, अच्छा श्रेष्ठ के बाद हम कुछ लगा सकते हैं कि नहीं, ये बताइए पहले, श्रेष्ठ के आगे या पीछे हम कुछ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल, जैसे हम बोले श्रेष्ठ कवि हो, आप श्रेष्ठ खिलाड़ी हो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, मतलब क्या है कि जो श्रेष्ठ शब्द है यहाँ कवि की भी कवि की भी विशेषता बता रहा है और खिलाड़ी की, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो संज्ञा नहीं होते हैं, वो विशेषण होते हैं। तो आप चाहो ना तो तरीके होते हैं अपने अपने, हम किताब से नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब कि अरे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, हम ऐसा भी तो पढ़ सकते हैं कि विशेषता विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, क्यों संज्ञा से परिभाषित करना विशेषण को, हम विशेषण से संज्ञा को परिभाषित करेंगे, है कि नहीं, बात समझ में आई ना बात, ठीक है। तो यहां पे वही कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है, आप अगर इस रास्ते से ऐसे आ रहे हो तो आप उसी रास्ते पे ऐसे भी तो जाओगे कि नहीं जाओगे, आप घर से स्कूल जाते हो तो क्या स्कूल में रह जाओगे क्या, स्कूल से भी घर जाते हो वो आप अपने मन से जाते हो, मतलब एक रास्ता आपने देखा होता है और दूसरा रास्ता आप खुद ढूंढते हो, यही तरीका भी होता है पढ़ाई का, पढ़ाई के लिए भी यही तरीका मैटर करता है, क्लियर है बात। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है, हम कल मिलेंगे या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ। आज के लिए मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लोग पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बोलना, रिप्लाई जरूर करना, और अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी, आप लोग को डाउट आते हैं तो आप कमेंट्स में अपने डाउट डालिए, आपको उनके रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में या उसके पहले ही मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ओके ओके, आज के लिए थैंक यू सभी का, थैंक यू।